हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर थर्ड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया भारत में राज्य राजनीति के नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएसई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हम देखेंगे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट में हमारी टोटल 5 यूनिट रहने वाली है। तो इसमें हमारी टोटल 5 यूनिट रहने वाली है, जिसके साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है, वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा। उसमें हम भारत में राज्य राजनीति विश्लेषण की प्रासंगिकता एवं रूपरेखा को देखेंगे। तो जो स्टेट पॉलिटिक्स है इंडिया में, उसके बारे में विश्लेषण की जो प्रासंगिकता है और उसकी जो रूपरेखा है, उसको हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के साथ ही हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर सेकंड। इसमें हम राज्य पुनर्गठन और राज्यों के गठन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ है या फिर राज्यों का जो गठन हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है, कब हुआ है, उस सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 आता है, जिसमें हम कृषि राजनीति, कृषि पूंजीवादी वर्ग का उदय, ग्रामीण बाजार, भूमि अधिग्रहण और किसान आंदोलन को लेकर बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में हम कृषि के बारे में बात करेंगे, जो हमारी कृषि राजनीति होती है, जैसे कि पूंजीवती वर्ग का उदय हो गया, ग्रामीण बाजार हो गई या भूमि अधिग्रहण हो गए, ये किसान आंदोलन हो गए, इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें राज्य की योजनाओं, क्षेत्रीय व्यापार व राजनीति में विकास एवं सुधार की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो राज्य की योजनाएं होती है, जैसे कि कल्याणकारी योजनाएं होगी या नियामक योजनाएं होगी या फिर कोई भी क्षेत्रीय व्यापार हो गया, और उसकी राजनीति में जो विकास और जो सुधार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी, वो हमारी आएगी लास्ट यूनिट, हमारी यूनिट नंबर 5, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 आता है। उसमें हम राज्यों में चुनावी राजनीतिक राजनीतिक दल नेतृत्व और लामबंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी राज्यों में चुनावी राजनीति होती है या फिर कोई भी राजनीतिक दल होता है, उनका जो नेतृत्व और लामबंदी है, उस सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके साथ हमारा स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 5 ही यूनिट है, जो कि मैं अभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे भारत में राज्य राजनीति विश्लेषण की प्रासंगिकता एवं रूपरेखा के बारे में। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का पहला चैप्टर, भारत में राज्य राजनीति विश्लेषण की प्रासंगिकता एवं रूपरेखा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग दिल्ली
संसद और प्रधानमंत्री को ही क्यों याद करते हैं। लेकिन क्या भारत की राजनीति सिर्फ केंद्र तक सीमित है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सच में भारतीय लोकतंत्र को समझना है तो हमें राज्यों की राजनीति की गहराई में उतरना होगा। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारतीय राजनीति बहुत जटिल और विविध है। भारत एक संघीय राज्य है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो स्टूडेंट, भारत एक संघीय राज्य है, यानी यहाँ जो शक्तियां है वो केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म, सामाजिक संरचना और राजनीतिक परंपरा है। तो हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म और राजनीतिक परंपराएं है। उदाहरण के तौर पे आप तमिलनाडु की राजनीति उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग है, ये हमारा एक उदाहरण हो गया। तो इसलिए भारतीय राजनीति को समझने के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर को देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि राज्यों की राजनीति का विश्लेषण करना भी जरूरी है। तो इसलिए अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की राजनीति देखेंगे तो ये जो तस्वीर है ये अधूरी रहेगी। तो स्टूडेंट, जैसे एक विशाल पेड़ की जड़ों में अलग अलग दिशा में फैली शाखाएं हो, वैसे ही भारत की राजनीति है। तो अगर हम सिर्फ तने यानी कि केंद्र को देखेंगे और शाखाएं यानी कि राज्यों को नहीं समझेंगे तो जो पूरा पेड़ है वो अधूरा लगेगा। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय राजनीति अध्ययन करने के उपागम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे भारतीय राजनीति को समझने के उपागम है, कौन कौन से अप्रोचेस है जिनके माध्यम से हम भारतीय राजनीति को समझ सकते हैं। तो एक एक करके उन सभी को देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है संस्थागत उपागम। तो जो हमारे सबसे पहला आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आता है। इसमें राजनीति को संविधान, संस्थाओं और औपचारिक ढांचे के आधार पर समझा जाता है। तो जो संस्थागत उपागम है, इस दृष्टिकोण में राजनीति को संविधान और संस्थाओं के आधार पर समझा जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा, न्यायपालिका, चुनाव आयोग आदि। यह उपागम राज्य राजनीति के कानूनी और संवैधानिक ढांचे को समझने में मदद करता है। तो यह हमें बताता है कि राजनीति की कानूनी और संस्थागत रूपरेखा क्या है। सीमा भी है इसकी कुछ, यह केवल संस्थाओं पर ध्यान देता है लेकिन जनता, संस्कृति और समाज की भूमिका को कम महत्व देता है। लेकिन इसकी कमी यही है कि यह जनता, समाज और संस्कृति की भूमिका को कम महत्व देता है। तो स्टूडेंट, मान लीजिएगा हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ नियमों और अंपायर को देखें लेकिन खिलाड़ी और दर्शकों की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो मैच का जो पूरा मजा है वो कहाँ मिलेगा। तो यही हाल है हमारे संस्थागत दृष्टिकोण का। तो यही था हमारा संस्थागत दृष्टिकोण यानी कि हमारे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। तो नेक्स्ट उपागम आता है हमारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। राजनीति को आर्थिक परिस्थितियों से जोड़कर समझा जाता है, जैसे भूमि सुधार, गरीबी, बेरोजगारी, औद्योगिकरण, क्षेत्रीय असमानता। तो जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम है, ये उपागम राजनीति को आर्थिक परिस्थितियों से जोड़कर देखता है। राज्य में किस वर्ग का दबदबा है, जमींदार, व्यापारी, उद्योगपति, श्रमिक, किसान, इससे राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। तो किस वर्ग का दबदबा है, ये राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीति, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापारिक वर्ग का प्रभाव। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए एक गांव की पंचायत में फैसला हो रहा है, अगर गांव में बड़े जमींदार का दबदबा है तो वही निर्णय पर असर डालेगा। तो राजनीति भी कुछ ऐसी है, आर्थिक ताकतें राजनीति की दिशा भी तय करती है। तो यही था हमारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट उपागम आता है, जो हमारा थर्ड उपागम आता है, वो हमारा आता है सांस्कृतिक उपागम। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सांस्कृतिक उपागम के बारे में। तो राजनीति को संस्कृति, परंपरा, जाति, धर्म, भाषा और स्थानीय भाषा से जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट, जो सांस्कृतिक उपागम होता है, सांस्कृतिक उपागम में राजनीति को संस्कृति, परंपरा, जाति, धर्म, भाषा और स्थानीय मुद्दों से जोड़ दिया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों की राजनीतिक संस्कृति अलग है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन और उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय राजनीति। तो स्टूडेंट, मान लीजिएगा आप अलग अलग राज्यों के त्योहारों में जाते हैं, कहीं पोंगल है, कहीं बिहू है, कहीं लोहड़ी है। तो हर त्योहार की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। तो उसी तरह हर राज्य की राजनीति की अपनी अपनी अनोखी अनोखी
संस्कृति है। तो यही था हमारा सांस्कृतिक उपागम। तो ये थे हमारे टोटल 3 तरह के उपागम जो कि मैंने आपको बता दिए, जो कि हमारे भारतीय राजनीति को समझने के उपागम है। जिसमें हमने सबसे पहले देखा संस्थागत उपागम, उसके बाद राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम, उसके बाद सांस्कृतिक उपागम। तो यही थे हमारे भारतीय राजनीति को अध्ययन करने के उपागम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्यों में चुनावी राजनीति में के अध्ययन का इतिहास। तो अब हम बात कर लेते हैं जो राज्यों में चुनावी राजनीति है उसका इतिहास कैसा रहा है। तो सबसे ये जो हमारा इतिहास रहा है इसको हम 3 चरणों के माध्यम से समझेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला चरण आता है प्रथम चरण, जो कि 1950 से 1967 तक का चरण था। इस समय राज्यों में कांग्रेस का दबदबा था। तो प्रथम चरण में कांग्रेस का दबदबा रहा। चुनावों में जनता ने कांग्रेस को ही चुना क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी बड़ी भूमिका थी। चुनावी राजनीति स्तर थी। तो लोग कांग्रेस को चुनते थे क्योंकि उसने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। चुनाव आसान और सीधे साधे थे। तो ये था हमारा प्रथम चरण। इसके बाद हमारा दूसरा चरण आया द्वितीय चरण, जो कि 1967 से 1989 तक चला। तो कांग्रेस का वर्चस्व कमजोर होने लगा। कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी और विरोधी दल मजबूत हुए। तो द्वितीय चरण में जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो कम होने लगा और अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्टी और विपक्षी दल मजबूत हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं डीएमके जो कि तमिलनाडु में, अकाली दल जो कि पंजाब में, तेलुगु देशम पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश में, इन सभी का उदय हुआ। तो चुनावों में गठबंधन और अस्थिरता शुरू हो गई थी। तो अब अस्थिर सरकारें बनने लगी थी। तो यही था हमारा द्वितीय चरण। इसके बाद हमारा अगला आता है तृतीय चरण, जो कि हमारा 1990 से आगे का चरण था। तो इसमें भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और पहचान की राजनीति मजबूत हुई। तो अब राजनीति में जो जाति, वर्ग और पहचान की भूमिका थी वो बढ़ने लगी। मंडल आयोग के कारण पिछड़ी जातियों की राजनीति, ओबीसी पॉलिटिक्स तेज हुई। भाजपा का उदय हुआ और क्षेत्रीय दलों का असर और बढ़ गया। तो क्षेत्रीय दल जो थे वे और ज्यादा मजबूत हो गए। अब केंद्र की राजनीति पर भी राज्यों का सीधा असर पड़ने लगा। तो जो राज्यों की राजनीति है उसने केंद्र की राजनीति पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया। तो यही था हमारा तृतीय चरण। तो यही थे हमारे तीनों चरण जिनके माध्यम से हमने राज्यों में चुनावी राजनीति के अध्ययन का इतिहास देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य राजनीति अध्ययन करने की उपयोगिता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि राज्य राजनीति का अध्ययन क्यों जरूरी हो जाता है। तो राज्यों की राजनीति को समझे बिना भारत की राजनीति को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। तो बिना राज्य को समझे जो भारत की राजनीति है उसको पूरी तरीके से समझना असंभव है। यह बताता है कि जनता कैसे सोचती है, वोट करती है और अपने मांगे रखती है। राज्यों की राजनीति से ही राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय होती है। तो जो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा है वो राज्यों की राजनीति ही तय करती है। नीतियों और योजनाओं को लागू करने में राज्य राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि उनकी अहम भूमिकाएं होती है। तो ये थी हमारा राज्य राजनीति अध्ययन करने की उपयोगिता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक निष्कर्षात्मक अवलोकन के बारे में आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं निष्कर्षात्मक अवलोकन के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय राजनीति को समझने के लिए राज्यों का विश्लेषण आवश्यक है। तो अगर हमें भारतीय राजनीति को समझना है तो हमें राज्यों का अध्ययन भी करना पड़ेगा। भारत विविधताओं से भरा है, इसलिए हर राज्य की राजनीति का चरित्र अलग है। राज्यों की राजनीति को समझना है भारतीय लोकतंत्र को गहराई से समझने के बराबर। तो यही है हमारा निष्कर्षात्मक अवलोकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटे से सारांश को लेकर आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम सबसे पहले देखेंगे भारत में राजनीति का अध्ययन केवल केंद्र तक सीमित नहीं हो सकता। इसके हमारे 3 उपागम है। सबसे पहला संस्थागत उपागम जो कि संवैधानिक ढांचे पर आधारित है। दूसरा हमारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो कि आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित है। तीसरा हमारा सांस्कृतिक उपागम जो कि संस्कृति और समाज पर आधारित है। और जो हमारी चुनावी राजनीति है वो हमारी 3 चरणों में हुई है, जिसमें हमारा 1950 से 67 का दशक रहा जिसमें कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ। 1967 से 1989 के दशक में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1990 के बाद हमारा पहचान आधारित राजनीति और गठबंधन सरकारें बनने लगी। तो राज्य राजनीति का अध्ययन राष्ट्रीय राजनीति की समझ और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो जो राज्य राजनीति है वो राष्ट्रीय राजनीति की समझ और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा पहला चैप्टर भारत में राज्य राजनीति का महत्व और रूपरेखा।
तो अब आप समझ गए होगी कि क्यों भारतीय राजनीति की असली ताकत सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि देश के हर राज्य में छुपी हुई है। तो यही तो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जिसको मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ हम बात करेंगे हमारी सेकंड यूनिट चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।